नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं रूबी नौटियाल अपने YouTube चैनल हिंदी नोट्स पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हिंदी भाषा और उसके विकास के क्रम में ये हमारी तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो जो है प्राचीन काल से रिलेटेड है, दूसरी है हमारी मध्यकाल है, लेकिन मध्यकाल की पहली अवस्था। आज जो हम देखेंगे पहली अवस्था का मतलब है कि हमने पाली भाषा को उसमें पढ़ा था, क्योंकि उसको भी हमने 3 भागों में विभाजित किया था। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली को हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पाली आपको पता है कि जो बहुत ग्रंथ है वो पाली भाषा में ही रचित है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। आज हम प्राकृत भाषा के बारे में जानेंगे। प्राकृत भाषा को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। चलिए आइए देखते हैं कि पहला जो भाग है वो है सौर सैनिक प्राकृत, दूसरा है अर्धमागधी या मागधी, तीसरा है पैशाची, चौथा है हमारा महाराष्ट्री। सौर सैनिक प्राकृत में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जैन परंपरा के महाकाव्य। वो भी जैन किस परंपरा के? हमारे दिगंबर जैन। मतलब जो जैन परंपरा है, जो जैन समुदाय है, वो 2 भागों में विभाजित था, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर समुदाय के लोगों के जो महाकाव्य है वो इसी भाषा में रचित है। सूरसेन और मथुरा ये इस भाषा का मुख्य केंद्र था, और जो सबसे ज्यादा प्रचलित थी ये मध्य प्रदेश में प्रचलित थी। भास के नाटकों की जो मुख्यतः जो शैली है, जो मुख्यतः इसी भाषा में रचित है, जो भास के नाटक हैं। उसके बाद जो कर्पूर मंजरी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कर्पूर मंजरी, चंद्रलेखा और आनंद सुंदरी। बहुत बार पेपरों में इनके लेखक और इनकी भाषा बहुत बार पेपरों में पूछी गई है। कर्पूर मंजरी जो राजशेखर के द्वारा रचित है, चंद्रलेखा जो रुद्रदास जी के द्वारा रचित है, जो आनंद सुंदरी है घनश्याम के द्वारा रचित है, ये भी सौर सैनिक प्राकृत में ही रचित है। दूसरा हम देखेंगे अर्धमागधी या मागधी। अर्धमागधी का मतलब आदि मगध में बोली जाने वाली, अर्थात ये मगध की साधारण की बोलचाल भाषा थी। सूरसेन मथुरा, अर्थात सूरसेन अथवा मथुरा, मगध, कौशल और अयोध्या, इन जगहों में किसके अनुसार? गियर्सन के अनुसार ये इन जगहों में बहुत ही ज्यादा प्रचलित तथा जन साधारण की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के जो उपदेश है, बहुत बार पेपरों में आ रखा है कि महावीर स्वामी के जो उपदेश है वो किस भाषा में दिए गए हैं, तो वो अर्धमागधी भाषा में ही दिए गए हैं, जिसको हम आगम कहते हैं। इसको आर्स, आशी या आदि भाषा के नाम से भी पुकारा गया है। मुद्रा राक्षस और निष्कटिकम बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इसी भाषा में रचित है, और जो इनके लेखक है मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा रचित है, और जो मृच्छकटिकम है वो शूद्रक के द्वारा रचित है। आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बाद पैशाची को देखेंगे तो ये पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा थी। उत्तर पश्चिम कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, इन जगहों पे ये बोलचाल में थी, इन जगहों पे ज़्यादा प्रचलित में थी, और ये उन लोगों ने अपनाई जिन लोगों ने आर्य संस्कृत को नहीं अपनाई थी। उन लोगों ने इस भाषा को अपने बोलचाल के रूप में अपनाया। इसके बाद महाराष्ट्री देखेंगे। महाराष्ट्री जो प्राकृत है वो साहित्यिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित रहा, और जो कालिदास और हर्ष है, इन्होंने अपने जो नाटकों के गीत लिखे हैं वो महाराष्ट्री प्राकृत में ही लिखे थे। तो इस तरह से हमने देखा प्राकृत के 4 भेद, 4 प्रकार। प्राकृत को हमने देखा सौर सैनिक प्राकृत, अर्धमागधी, पैशाची और महाराष्ट्री। सौर सैनिक इसमें महत्वपूर्ण है कि दिगंबर जो जैन परंपरा के समुदाय के जो लोग थे उन्होंने अपने महाकाव्य इसमें लिखा है। अर्धमागधी में जो महावीर स्वामी थे, जो कि 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, इन्होंने अपने उपदेश इसी भाषा में दिए थे, अर्धमागधी में दिए थे, और जिसको आगम कहा जाता है। पैशाची ये आर्य संस्कृत जिन्होंने नहीं माना था, उन्होंने इस भाषा को अपनाया। महाराष्ट्र ये सर्वाधिक विकसित भाषा थी। तो आगे हम देखेंगे अपभ्रंश। अपभ्रंश का स्वरूप कैसा रहा, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अपभ्रंश को देखेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का तीसरा स्वरूप देखते हैं। पहले जो 2 है पाली प्राकृत, उनको हम पढ़ चुके हैं। पाली को हमने देखा कि बौद्ध साहित्य की रचनाएं हुई है, और प्राकृत में हमने देखा कि जो जैन साहित्य है उनकी रचनाएं हुई है।
प्राकृत को हमने 4 भागों में विभाजित किया था। पहला है सौरसेनी प्राकृत, दूसरा है हमारा अर्धमागधी या मागधी, जो कि आपको पता है कि अर्धमागधी में ही 24वें नंबर के जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्होंने अपने उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिए थे और जिसको आगम कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा था पैशाची, और उसके बाद हमने देखा था लास्ट में जो हमने देखा था वो देखा था हमने महाराष्ट्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपभ्रंश को। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटी हुई, बिगड़ी हुई या गिरी हुई। ठीक है, अपभ्रंश ये तीसरी अवस्था है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की, और इसका सर्वप्रथम उल्लेख महाभाष्य जो कि पतंजलि द्वारा रचित है उसमें मिलता है। इसके जो प्रमुख कवि है वो है स्वयंभू, जिनकी रचना है पाउम चरु, रिटने मिचरु और स्वयंभू छंद, इनकी कुछ रचनाएं हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो कवि आते हैं वो पुष्पदंत आते हैं, जिनकी रचना महापुराण, रायम कुमार चरहु और जसहर चरहु, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बाद धनपाल, जिनकी रचना भविष्य कहा है। अब्दुल रहमान, जिसकी रचना संदेश राशक है जो कि एक खंड काव्य है। विद्यापति की कीर्तिलता व कीर्ति पताका भी हमारे इसी अपभ्रंश में रचित है। देवसेन का सबका चारवी इसी भाषा में रचित है। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है क्योंकि इसमें ऊ का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, और टा वर्ग प्रधान भाषा है, मतलब टा वर्ग के जितने भी अक्षर इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और उसकी भाषाएं। क्षेत्रीय स्वरूप कैसा था, उससे हमें कौन सी भाषाएं प्राप्त हुई, उसी क्रम में ये है हमारे सारे अपभ्रंश और इनसे निकली हुई है ये भाषाएं। ठीक है, बहुत बार पेपर में आता है कि सौरसेनी अपभ्रंश, निम्न में से सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली हुई है या कौन सी भाषा का जन्म हुआ है। ये हमारे अपभ्रंश है सौरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से जो मिली है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पैशाची से मिला है पंजाबी, ब्राह्मण से मिला है सिंधी, खस से मिला है पहाड़ी, महाराष्ट्र से मिला है मराठी, अर्धमागधी से मिला है पूर्वी हिंदी, और मागधी अपभ्रंश से मिला है बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो अपभ्रंश और भाषाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो हमसे जो अपभ्रंश है और इनसे निकली जो भाषाएं हैं ये बहुत बार पेपरों में आती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्राचीन काल और मध्यकालीन हमारा पूरा हो चुका है। मध्यकालीन के हमने तीनों अवस्थाएं पढ़ चुके हैं, तीनों अवस्थाओं को हमने देख लिया है। अब हम आगे देखेंगे आधुनिक काल, और इन्हीं अपभ्रंश से हमें आधुनिक जो हिंदी भाषा है वो हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आती है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, अगर उनको